नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डीएड सेकेंड ईयर और आईडीडी स्पेशलाइजेशन का पेपर हमारा चल रहा है थेरेपी वाला। थेरेपी वाले पेपर में हमारी एक यूनिट हो चुकी थी। एक यूनिट का पहले वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज दिया गया है। आज अपन दूसरी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे और दूसरी यूनिट में आपको 2.1 में दिया गया है विकासात्मक विकलांगता वाले बच्चों के लिए मनोरंजक उपचारों की आवश्यकता और महत्व। मतलब ऐसे उपचार हम उनके साथ में कर सकते हैं जो मनोरंजक हो, मतलब जिसमें बच्चे को ऐसा महसूस नहीं हो कि ये कोई अरुचि वाली थेरेपी हो रही है। मनोरंजन वाली थेरेपी जो है यहाँ पर होती है। खेल एक शक्तिशाली चीज़ है। शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए मनोरंजन के रूप में चिकित्सा विशेष रूप से शक्तिशाली हो सकती है। मतलब खेल, आपको पता है, एक रुचिकर होता है। बच्चा जो है खेल खेल में आपकी उसको कोई भी शिक्षा दे सकते हो या कोई भी थेरेपी वगैरह यदि आपको करनी है तो वो आसानी से अपन कर सकते हैं। तो यहाँ में अपन को सबसे पहले इसमें देखना है कि मनोरंजक थेरेपी है क्या। मनोरंजक थेरेपी होती क्या है। मनोरंजक चिकित्सा, जिसे चिकित्सीय मनोरंजन के रूप में भी जाना जाता है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य, पुनर्प्राप्ति और कल्याण के साधन के रूप में बीमारियों और या अक्षम करने वाली स्थितियों वाले व्यक्तियों की मूल्यांकन आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए मनोरंजन और अन्य गतिविधि आधारित हस्तक्षेपों का उपयोग करती है। मनोरंजक चिकित्सा जो है वो चिकित्सा मनोरंजन के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये क्या है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य और पुनर्प्राप्ति कल्याण के साधन के रूप में बीमारियों को अक्षम करने वाली स्थितियों वाले व्यक्तियों की मूल्यांकन आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए मनोरंजन और अन्य गतिविधि आधारित हस्तक्षेपों का उपयोग करती है। यदि किसी भी व्यक्ति को, यदि वो सक्षम नहीं है, किसी प्रकार से दिव्यांग है, तो मनोरंजक चिकित्सा के द्वारा उसकी जो अक्षम वाली स्थितियां, गतिविधियां हैं, उसमें ये हस्तक्षेप करती है। हस्तक्षेप का मतलब उसमें सुधार करने का प्रयास करती है। ये आपकी मनोरंजक थेरेपी है। मनोरंजक थेरेपी का अर्थ एक उपचार सेवा है जो किसी व्यक्ति के कामकाज के स्तर और जीवन की गतिविधियों में स्वतंत्रता को बहाल करने, सुधारने और पुनर्वास करने, स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के साथ साथ जीवन स्थितियों में भागीदारी की के लिए गतिविधि की सीमाओं और प्रतिबंधों को कम करने या समाप्त करने के लिए डिजाइन की गई है। किसी बीमारी या अशक्त वाली स्थिति के कारण, यदि किसी बीमारी और किसी दिव्यांगता के कारण, किसी अशक्त के कारण यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई अक्षमता आ जाती है तो उसको यदि मनोरंजक ढंग से यदि उसको दूर किया जाए तो वो मनोरंजक थेरेपी या मनोरंजक चिकित्सा आपकी कहलाती है। अब मनोरंजक चिकित्सक कौन होता है। अपने ग्राहकों में अवसाद, तनाव और चिंता को कम करने और उन्हें अपने समुदाय में आत्मविश्वास पैदा करने और मेलजोल बढ़ाने में मदद करने का प्रयास करते हैं। मनोरंजक चिकित्सक जो होते हैं वो आपकी जो भी आपके अंदर बीमारी है, जो भी अवसाद, तनाव, चिंता जो आपके दिमाग के अंदर है, इन सबको कम करने का प्रयास करते हैं और आपके समुदाय में, आपके ग्रुप में, आपके परिवार में, आपके समाज में आपका आत्मसम्मान बढ़ाने का प्रयास करते हैं, आपकी इसके अंदर मदद करते हैं। वो होते हैं आपके मनोरंजक चिकित्सक होते हैं। मनोरंजक थेरेपी विकलांग व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करती है। अब इसमें अपन को कौन कौन सी चीज़ शामिल है। मनोरंजक चिकित्सा विभिन्न प्रकार की सेटिंग में हो सकती है, जिनमें शामिल है, क्या क्या शामिल है, जैसे अस्पताल, आपको हॉस्पिटल के अंदर ये सुविधा मिल सकती है, स्कूल के अंदर ये चीज़ें मिल सकती हैं। आंतरिक रोगी, बाह्य रोगी, मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं और कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के सरकार के द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिनके अंदर भी ये मनोरंजक चिकित्सा जो है वो उपलब्ध है। कुशल नर्सिंग सुविधाएं, नर्सिंग की सुविधाएं भी आपको अच्छे प्रकार से इसमें मिल जाती हैं। सहायता प्राप्त रहने वाली सुविधाएं, काफ़ी सुविधाएं ऐसी है जिनमें आपको सहायता मिलती है। खेल कूद के कार्यक्रम इसमें शामिल हैं। पदार्थ उपयोग कार्यक्रम शामिल हैं। सुधारक सुविधाएं और सामुदायिक केंद्र, ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्या है, शामिल होती हैं। आपका चिकित्सक आमतौर पर आपकी गतिविधियों को आपकी रुचियों से मिलाने का प्रयास करेगा। कुछ गतिविधियां जो मनोरंजक चिकित्सा कार्यक्रम का हिस्सा हो सकती हैं उनमें शामिल है। इसके अंदर कौन कौन सी गतिविधि शामिल होती है। गतिविधि के अंदर ये है, जैसे कला, कोई कला है उस बच्चे के अंदर, व्यक्ति के अंदर, संगीत,
म्यूजिक के द्वारा भी उसको अपन थेरेपी दे सकते हैं। खेल कूद वाले खेल अपन करा सकते हैं। वीडियो गेम उसको अपन खिला सकते हैं, है ना। बोर्ड के खेल जैसे शतरंज, सांप सीढ़ी आदि, बोर्ड के जो बोर्ड पर आपने देखा होगा सांप सीढ़ी वगैरह के खेल प्रिंट होते हैं, है ना। शतरंज उस पर अपन खिला सकते हैं। जानवरों की बातचीत, जानवरों की अपन कोई जैसे जानवर की आवाज़ में बातचीत करके उनको मनोरंजन कर सकते हैं। नृत्य और चाल, ये भी क्या है, एक तरीके से कला होती है। बागवानी, जो अपन के बाग वगैरह उगाते हैं, सब्जी वगैरह उगाते हैं, इसको बागवानी कहते हैं। कहानी वगैरह सुनाकर, रचनात्मक लेखन करके, नाटक वगैरह करके, कला कथाएं, आप छोटी छोटी पाक कला की कथाएं अपन उनको सुना सकते हैं। और सामुदायिक और सांस्कृतिक सैर सपाटे अपन करा सकते हैं, सामाजिक चीज़ों को दिखा सकते हैं, या सांस्कृतिक कुछ जगह हैं उन पर जा कर के उनको हम उनकी सैर करा सकते हैं। आगे इसमें आएगा अपन का मनोरंजक चिकित्सा के लाभ। मनोरंजक चिकित्सा से क्या लाभ होते हैं आपको, तो यहाँ पर आपको कुछ लाभ दिए गए हैं। सक्रिय परिणाम केंद्रित देखभाल प्रदान करना, जो परिणाम प्राप्त करता है आपकी, इससे क्या फायदा होगा आपको कि सक्रिय परिणाम आपको इसके मिलेंगे, और आपकी बच्चे की या उस व्यक्ति की क्या होगी, देखभाल होगी। उनके घर और सामुदायिक वातावरण में उपचार में विकसित कौशल के सामान्यकरण को सक्षम बनाना। घर और समुदाय का जो वातावरण है उसको ये क्या करेंगे, सामान्य बनाएंगे, या उस बच्चे के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति क्या करेंगे, सक्षम बनाएंगे उसको। प्राथमिक और माध्यमिक विकलांगताओं के प्रभाव को कम करना। प्राथमिक और माध्यमिक ये दोनों ही विकलांगताओं का जो प्रभाव है इसको ये कम करेंगे। छोटे और बड़े समूह सेटिंग जैसे लागत प्रभावी साधनों के माध्यम से उपचार प्रदान करना। छोटे और बड़े जो आपके समूह हैं, जैसे लागत प्रभावी जो साधन है उनके माध्यम से उस बच्चे को, उस व्यक्ति को क्या करवाएंगे, ये इलाज करवाएंगे, उपचार प्रदान करेंगे। अन्य अधिक महंगी सेवाओं को बढ़ाने या बदलने के लिए लागत प्रभावी साधन के रूप में कार्य करना। जो भी महंगी सेवाएं हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं, उन महंगी सेवाओं को छोड़ करके इस मनोरंजक थेरेपी के द्वारा उस बच्चे का उपचार किया जाएगा। शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षेत्रों में स्वतंत्र कार्यप्रणाली को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे व्यक्ति को संबोधित करना। हम पूरे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक सभी क्षेत्रों को देख करके उसकी कार्यप्रणाली को बढ़ाने में जोर देंगे। स्वतंत्र कामकाज को सक्षम बनाने वाले सामुदायिक संसाधनों की पहचान करने और उनका उपयोग करने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना। स्वतंत्र कामकाज, स्वतंत्र रूप से जो वो कामकाज कर रहे हैं उसको हम सक्षम बनाने के लिए हमारे समुदाय के पास में जो भी संसाधन है उनकी हम पहचान करेंगे, और उनका उपयोग करने के लिए व्यक्तियों को क्या करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे। उन कौशलों पर ध्यान केंद्रित करना जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं और किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में बदलाव ला सकते हैं। उन कौशलों पर ध्यान केंद्रित करना, कौन सी कौशलों पर, जो रोजमर्रा की जिंदगी में, मतलब व्यक्ति के या जो बच्चा है दिव्यांग है उसकी जिंदगी में रोजमर्रा मतलब दैनिक दिनचर्या के अंदर ये काम आते हैं, उन पर क्या करना है, ध्यान केंद्रित करना है। विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेप प्रदान करना जो लागत प्रभावी हैं, मूल्य जोड़ते हैं और किसी व्यक्ति के जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थायित्व रखते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेप अपन को प्रदान करने हैं जो मूल्य जोड़ते हैं या किसी व्यक्ति के जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थायित्व रखते हैं। महत्वपूर्ण स्थायित्व का मतलब उनका महत्व अधिक होता है, उनको ये ज़्यादा उनकी तरफ ध्यान दिया जाता है। इसमें अपन का 2.1 के अंदर यही चीज़ यहाँ पर शामिल है। 2.2 में मनोरंजक उपचारों के प्रकार और शिक्षक के दृष्टिकोण से उनका महत्व। ये उपचारों के प्रकार कौन कौन से, मनोरंजक उपचारों के प्रकार यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। किस प्रकार की गतिविधियां उन लाभों और लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करें, यहाँ पर कई उदाहरण यहाँ पर आपको दिए गए हैं। कौन कौन से उदाहरण हैं, जैसे शॉपिंग और मॉल भ्रमण विकलांग किशोरों को समय और धन प्रबंधन कौशल सिखाते हैं और उन्हें समुदाय के भीतर मेलजोल बढ़ाने में मदद करते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति है जो विकलांग है, दिव्यांग है, यदि वो शॉपिंग करने मॉल में जाता है, भ्रमण करने जाता है, तो वहाँ पर उनको समय और धन प्रबंधन का हम कौशल सिखाते हैं कि भाई वहाँ पर आपको कितना समय किस चीज़ के अंदर लगाना है और धन का प्रबंधन कैसे करना है, आपको कितने पैसे की शॉपिंग कैसे करनी है, कौन सी चीज़ कितने रुपए में लेनी है, ये सारा हम कौशल वहाँ पर सिखाते हैं। विकलांग छोटे बच्चों को सर्कस में ले जाना न केवल उनके लिए मनोरंजक है, बल्कि यह उनके ध्यान, अभिनाश, धारणा और स्मृति में मदद करता है और उन्हें मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेने में मदद करता है। अपन किस
उस विकलांग बच्चे को कोई छोटे सर्कस वगैरह में ले जा सकते हैं। वहाँ पर क्या है कि उसको आनंद आएगा, बल्कि वह उनको उसका जो ध्यान है और उसका अभिन्यास, धारणा और स्मृति, इन सब में वो जो सर्कस में घुमाना है वो उसकी मदद करेगा, उसकी स्मृति को तेज करेगा, उसके ध्यान को वो तेज करेगा। लंदन में पैरालंपिक पूरे जोर पर है। ऐसे में मनोरंजक थेरेपी कार्यक्रम का खेलों का अपना संस्करण आयोजित करना बच्चों को व्यायाम करने और खेल के प्रति प्रेम विकसित करने में मदद करने का एक शानदार तरीका है। एक अपन कोई भी ऐसे बच्चों के लिए अपन क्या है कि एक ओलंपिक आयोजित कर सकते हैं, जिसमें बच्चे सभी खेलेंगे और खेल खेल में वो क्या करेंगे, उनके अंदर व्यायाम करने की ज़रूरत उनको नहीं पड़ेगी और खेल के प्रति उनका प्रेम जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित उनके अंदर हो जाता है। अब मनोरंजक गतिविधियों के प्रकारों में कौन कौन सी चीज शामिल है, प्रकार कौन कौन से हैं? जलीय चिकित्सा, सबसे पहले अपन जलीय चिकित्सा के बारे में बात करते हैं। तो सीमित गतिशीलता या बोलने में देरी और खाने की समस्याओं वाले बच्चों के लिए पानी का खेल एक बहुत ही फायदेमंद थेरेपी है। पानी का खेल, ठीक है ना, बच्चे को हम पानी में खेल खिलाएंगे। जलीय चिकित्सा सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों को ये हरकतें करने की अनुमति देती है जो वे आमतौर पर जमीन पर नहीं कर पाते। पानी जोड़ों और मांसपेशियों पर दबाव कम करता है और श्वसन क्षमता में सुधार करता है। दबाव में यह कमी एयर पाल्सी वाले बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकती है। ये क्या है, बच्चा क्या है पानी के अंदर क्या करेगा, अपने हाथ पैर जो है वो चलाता है, हाथ पैर की जो मजबूती इसके अंदर आती है, श्वास संबंधी जो समस्या है उसका भी इसके अंदर निदान हो जाता है। तो पानी की जो चिकित्सा है वो भी इसके अंदर कारगर है। एक पढ़ना, आपके बच्चे के विकासात्मक स्तर के बावजूद पढ़ने में उन्हें अपने भाषण और भाषा कौशल को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है, ठीक है ना। उनकी किताब और वस्तुओं के नाम बता सकते हैं, अपन ध्वनियों का अभ्यास करा सकते हैं, बच्चे को अपन पढ़ाई खेल खेल में उसको पढ़ाई की जो है करवा सकते हैं। जैसे खेल खेलते समय कोई भी किताब और वस्तु का, पक्षियों का, जानवरों का नाम अपन उनको बता सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। तो ये आप पढ़ाई भी इसमें हो सकती है। खिलौने, खिलौनों के साथ खेलना संवेदी विकास में सुधार और मोटर कौशल विकसित करने का एक शानदार तरीका है, ठीक है ना। खिलौना भी है, जो बच्चा जैसे खिलौने चाहता है, जिस प्रकार का खेल उसको या जिस प्रकार के खिलौनों से खेलना उसको पसंद होता है, ऐसे खिलौने हम उसको दिला सकते हैं, जिससे कि उसका संवेदी विकास में सुधार होता है और उसका कौशल विकसित होता है खिलौनों से। बाहरी गतिविधियाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे की गतिशीलता का स्तर क्या है। चिड़ियाघर, पार्क या समुद्र तट पर जाने जैसी भारी गतिविधियां संवेदी विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियां आपके बच्चे को नए दोस्तों से मिलने में भी मदद कर सकती है। बाहर की गतिविधियां, जैसे अपन कहीं पर दूसरी जगह चले गए तो बाहर के लोगों से वो बच्चे जो हैं वो मिलते हैं, दूसरों को देखते हैं, उनके साथ बातें करते हैं या उनके साथ मिल करके खेलते हैं, तो इससे भी उनको क्या है, अपन फायदा होता है। शिविर, एर्ब पाल्सी और सेरेब्रल पाल्सी जैसे जन्म संबंधी चोटों वाले बच्चों के लिए विशेष शिविर है। इन शिविरों में विशेषज्ञ होते हैं जो अपने पेशे के रूप में जन्म संबंधी चोटों वाले बच्चों के साथ काम करते हैं। इन शिविरों में अक्सर मनोरंजन, प्रकृति पथ और पूल शामिल होते हैं। अपन एक शिविर लगा सकते हैं जिसमें शिविरों में विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ वहाँ पर बच्चों को मिलते हैं, तो वो विशेषज्ञ इनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। खेल अनुकूली उपकरण विकलांग बच्चों को खेलों में भाग लेने और शारीरिक रूप से सक्रिय रहने में मदद कर सकते हैं। सक्रिय रहने और नए दोस्तों से मिलने के लिए खेल एक मज़ेदार विकल्प है। खेल से अपन को क्या है, बच्चा जब खेलेगा तो दूसरे अपने दोस्तों के साथ मिलेगा, हो सकता है उसके दोस्त ज़्यादा सक्रिय हो, तो उन सक्रिय दोस्तों के साथ जब वो खेल खेलेगा तो आराम से वो भी क्या है, अपने आप में सक्रिय होगा। शैक्षिक पाठ्यक्रम में मनोरंजन के प्रभाव का विश्लेषण करने से पहले समग्र रूप से किसी के जीवन में मनोरंजन के प्रभाव और आवश्यकता को जानना बहुत ज़रूरी है। उसका प्रभाव क्या है मनोरंजन का, और उसकी आवश्यकता है कि नहीं है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपको शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार, ये 3 चीज़ों का प्रभाव यहाँ पर दिया गया है आपको। जैसे शारीरिक मौत, मनोरंजक गतिविधियाँ विशेष रूप से बाहरी गतिविधियाँ किसी के स्वास्थ्य में सुधार करती हैं, जैसे शरीर में वसा प्रतिशत कम बनाए रखना, रक्त और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम रखना, मांसपेशियों की ताकत, लचीलापन, मांसपेशियों की सहन शक्ति, शरीर की संरचना, हृदय संबंधी सहन शक्ति को बढ़ाना। कुल मिलाकर यह किसी
की सहन शक्ति और ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शैक्षणिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित होता है। मतलब इस चिकित्सा के द्वारा, शारीरिक चिकित्सा के द्वारा बच्चे के, जैसे माना कि उसकी कोलेस्ट्रॉल अधिक है तो उसको कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेंगे अपन, लचीलापन है, मांसपेशियों की ताकत बढ़ाएंगे, है ना, शरीर की संरचना, हृदय संबंधी विकारों को देखेंगे। तो इन सभी विकारों के ठीक होने से उस बच्चे की क्या होती है, जो पढ़ाई करने की क्षमता है, जो शैक्षणिक क्षमता है, वो उसकी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, अपन का मानसिक स्वास्थ्य, संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक स्वास्थ्य आवश्यक है। मनोरंजक गतिविधियां तनाव को प्रतिबंधित करने में मदद ली। अब यदि आपको कुछ भी नहीं तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आप लिख सकते हैं। यदि बच्चा खुद शारीरिक रूप से सही नहीं होगा तो वो मानसिक रूप से भी सही नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले उसके शारीरिक रूप से स्वास्थ्य का अपन को ध्यान देना होगा। इसके बाद उसका मानसिक स्वास्थ्य हमको सुधारना होगा। उसकी मानसिक स्वास्थ्य में मेन चीज़ है कि उसको मनोरंजन के द्वारा हम उसका तनाव कम कर सकते हैं। मनोरंजन के द्वारा हम उसका तनाव कम कर सकते हैं, उसकी चिंताओं को कम कर सकते हैं। इससे जब उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सही रहेगा, तो उसकी शैक्षणिक गतिविधि अपने आप सही हो जाएगी। जीवन की गुणवत्ता में सुधार। अमेरिकी मनोरंजन गठबंधन अध्ययन 2000 के अनुसार जो लोग मनोरंजन को प्राथमिकता देते हैं वे समग्र रूप से अपने जीवन में संतुष्ट महसूस करते हैं। यहाँ पर जीवन में सुधार क्यों जरूरी है? क्योंकि जो बच्चे मनोरंजन पर अधिक ध्यान देते हैं, आपको पता है कि जो बच्चा मनोरंजन के प्रति जिसका ध्यान अच्छा रहेगा, तो मनोरंजन के प्रति जिसका ध्यान अच्छा रहेगा तो वो बच्चा अपने आप में खुश रहेगा, संतुष्ट रहेगा। वो बच्चा अपने आप में क्या रहेगा, खुश रहेगा और संतुष्ट रहेगा। और जो बच्चा खुश और संतुष्ट रहेगा, ये आपको पता है, उसका शैक्षणिक सुधार अच्छा ही होगा। ठीक है ना। तो ये इतनी सी चीजें अपन इसके अंदर जो है वो याद रख सकते हैं। अब अपन देखेंगे कि शैक्षणिक व्यवस्था में मनोरंजक गतिविधियां कई मायनों में छात्र के लिए शैक्षिक रूप से अधिक समृद्ध होंगी। शैक्षिक रूप से अधिक समृद्ध होंगी कौन? मनोरंजक गतिविधियां। जैसे कौन कौन से मायनों में? पहला आपका ये गया रहा कि छात्र पारंपरिक इंडोर सेटिंग की तुलना में बाहरी शिक्षण गतिविधियों में सीखने के लिए अधिक उत्साहित होता है और अधिक प्रेरित। बच्चा क्या है कि घर से ज़्यादा यदि आप उसको बाहर ले जा करके और यदि आप उसकी शिक्षण गतिविधियों को सिखाने का प्रयास करेंगे तो वो बाहर जा कर के ज़्यादा सीखने का प्रयास करेगा, बल्कि घर में रहकर वो इतना उसका प्रयास नहीं होता है। यह संचार कौशल और टीम निर्माण में मदद करता है, क्योंकि छात्रों को समस्याओं को हल करने के लिए समूह में काम करना पड़ता है। विचारों और फीडबैक पर अधिक चर्चा होगी और छात्रों को आपस में मतभेद सुलझाने में मदद मिलेगी। यदि आप उसको बाहर ले जाओगे, वो दूसरे मित्रों के साथ बैठेगा, बातें करेगा और उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को ये आपस में मिलकर सुलझाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। यह याददाश्त बढ़ाने में भी मदद करता है, क्योंकि अधिक व्यवहारिक अनुभव होता है और जानकारी को अधिक ताज़ा और आकर्षक वातावरण में मस्तिष्क द्वारा पूरी तरह से अवशोषित किया जा सकता है। ये क्या है, हमारी याददाश्त को भी बढ़ाने में मदद करता है। हमारी याददाश्त को बढ़ाता है क्योंकि ये व्यवहारिक अनुभव होता है। बच्चा बाहर जाता है, समाज को देखता है, अन्य बच्चों को देखता है, तो उसका बाहरी अनुभव जो है इससे बढ़ता है। ये नैतिक विकास में भी मदद करता है, क्योंकि छात्रों को नेतृत्व करने, कार्यों और नियमों पर सवाल उठाने और अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करने का अवसर मिलता है। ये आपके नैतिक विकास के अंदर भी आपको क्या करता है, मदद करता है। क्योंकि जो छात्र नेतृत्व करने वाले होते हैं, कार्यों और नियमों पर सवाल उठाते हैं और अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करने का अवसर इनको क्या होता है, मिल जाता है। सहकर्मी संबंध और पारस्परिक कौशल को बढ़ाता है। सहकर्मी संबंधों, उनके साथ में जो काम करने वाले, उनके साथ में खेलने वाले, जो उनके जो दोस्त वगैरह हैं, उनके साथ वो पारस्परिक कौशल जो है वो इसके द्वारा बढ़ जाता है। पारस्परिक मतलब आपस में मिलकर काम करने का कौशल भी इससे बढ़ता है। इसके बाद अपना यहाँ पर आ जाता है 2.3 योग चिकित्सा। विकासात्मक विकलांगता वाले बच्चों की शिक्षा में उद्देश्य, दायरा, भूमिका और चिकित्सीय योग। योग चिकित्सा के बारे में भी अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। शारीरिक व्यायाम और योग के बीच क्या अंतर है? पहली बात तो शारीरिक व्यायाम क्या होती है और योग क्या होता है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वो अपन को देखना है। कि योग दृश्यमान गति के बिना किए जाने वाला व्यायाम है और व्यायाम गति पर जोर देता है। योग जो है वो दृश्यमान गति के बिना किया जाता है, ऐसा व्यायाम है, जबकि व्यायाम जो होता है वो गति पर जोर देता है।
व्यायाम में आमतौर पर एक निश्चित समय में कई उछाल खिंचाव शामिल होते हैं। योग कुछ मांसपेशियों के धीमे संकुचन और उसके बाद विश्राम पर जोर देता है। व्यायाम क्या है कि एक निश्चित समय में इसमें उछाल खिंचाव ये चीज़ें शामिल हो सकती हैं, जबकि योग क्या है कि शांति से किया जाने वाला ऐसा व्यायाम है जिसमें मांसपेशियों का जो संकुचन है वो धीमे प्रकार से होता है और उसके बाद वो आराम से क्या है विश्राम भी कर सकता है, विश्राम पर भी ये जोर देता है। व्यायाम में आमतौर पर कुछ दर्द और परेशानी होती है। व्यायाम पर क्या होता है, आमतौर पर कुछ दर्द भी होते हैं और परेशानियां भी आ सकती हैं। योग में दोहराव की संख्या नहीं बढ़ाई जाती, प्रत्येक आसन को करने की अवधि निष्पादन में आसानी के अनुसार बढ़ती जाती है। और योग में क्या होता है कि प्रत्येक आसन में जो भी आसन आप कर रहे हैं तो प्रत्येक आसन में क्या है एक निश्चित अवधि होती है और उसको आसानी से जो है वो बढ़ाया जा सकता है। व्यायाम शक्ति, लचीलेपन और सहन शक्ति के विकास पर जोर देते हैं। योग विश्राम, संतुलन, आत्मनियंत्रण पर जोर देता है। व्यायाम जो क्या है लचीलेपन और सहन शक्ति के विकास पर जोर देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका विकास हो। और जो हमारा योग विश्राम है ये आपको संतुलन और विश्राम, योग जो है विश्राम, संतुलन और आत्मनियंत्रण पर जोर देता है कि हमें समय समय पर बीच में विश्राम करना है और अपने आप में संतुलन बना करके रखना है। ये योग इस पर जोर देता है। अब मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए योगासन और अनुकूलन। मानसिक मंदता वाले बच्चों के साथ योग का अभ्यास करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे उनके सामान्य स्वास्थ्य में सुधार कर सकें। इससे ध्यान अवधि उसकी बढ़ जाएगी, इससे सामाजिक और संचार कौशल में सुधार होगा, अति सक्रियता उनकी कम हो जाएगी। दौरे पर नियंत्रण रखें। शारीरिक व्यायाम के एक रूप में योग का उपयोग विशेष स्कूलों में मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए सकल और बढ़िया मोटर कौशल विकसित करने और सामान्य स्वास्थ्य में सुधार के लिए किया जा रहा है। इसमें अपन को जो दौरे पर नियंत्रण रख, मतलब जो बच्चा है यदि योग और अपन की व्यायाम से जुड़ा रहता है तो उसके दौरे जो होते हैं उस पर नियंत्रण होता है। शारीरिक व्यायाम जो है उसको मानसिक रूप से मंद बच्चों की जो बुद्धि है या उनका जो कौशल है उसको क्या है वो मजबूत करता है, उसको अच्छे प्रकार से बना के रखता है। योग के अभ्यास में आसन, जिसका अर्थ है मुद्रा या प्राणायाम, जो अपन आसन वगैरह जो करते हैं, ठीक है ना, जैसे मयूरासन, शीर्षासन, ऐसे आसन जो करते हैं ये क्या है हमारे मुद्रा और प्राणायाम है। मुद्रा मतलब किस मुद्रा के अंदर अपन ये जो है आसन कर रहे हैं उसका उसी प्रकार से क्या होता है नाम होता है। यहाँ पर अपन आगे पढ़ेंगे मानसिक मंदता वाले व्यक्ति किस प्रकार के आसन कर सकते हैं। मैं सांस लेने की तकलीफ कैसे सिखा सकता हूँ। किस प्रकार के आसन अपन कर सकते हैं। प्रारंभ में शारीरिक और मौखिक संकेत प्रदर्शित करें और प्रदान करें। सबसे पहले अपन को शारीरिक और मौखिक संकेतों का प्रदर्शन उनके सामने करना है। निर्देशों को केवल मौखिक स्तर तक सीमित न रखें, उसे दी गई मुद्रा में स्थिरता प्राप्त करने में मदद करने के लिए कई बार दोहराएं। और केवल मौखिक रूप से अपन को ये कार्य नहीं करना है, बच्चे के सामने उसका बार बार अपन को क्या करना है दोहरान करना है। शुरुआत में सांस लेने की तकलीफ का परिचय न दें। छात्रों को सामान्य रूप से सांस लेते हुए नियमित रूप से सरल आसन का अभ्यास करने दें। शुरू में ही उसको ये नहीं बताएं कि आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, लेकिन छात्र जैसे ही सामान्य रूप से सांस लेते हुए यदि व्यायाम कर रहा है, सरल आसन कर रहा है, तो उस सरल आसन का अभ्यास हमें उसको कराना चाहिए। सांस छोड़ने से शुरू करें। जब आप सांस छोड़ें कहते हैं तो कुछ बच्चे शायद समझ नहीं पाते, इसलिए उन्हें आ है या आ हाँ कहने का प्रयास करें, जिससे पेट के उपयोग सहित वे स्वचालित रूप से सांस छोड़ते हैं। जब भी सांस छोड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से सांस लेना शुरू हो जाता है। आपको सांस छोड़ने के लिए जब भी कहा जाए तो हो सकता है कि कुछ बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाएँ, तो अपन को क्या करना है आ है या हाँ जैसे शब्द बोलने हैं, जिससे उनका क्या होता है कि पेट के उपयोग सहित वे स्वचालित रूप से सांस छोड़ देते हैं, मतलब अपने आप उनकी सांस छूट जाती है। और जब वे सांस छोड़ते हैं तो सांस लेना भी वो शुरू कर देंगे अपने आप। सांस लेने के लिए प्रेरित करने के लिए उनके हाथ पर परफ्यूम छिड़कें और उन्हें इसे सूंघने के लिए कहें। सीखने को मज़ेदार बनाता है ना। सांस लेने के लिए प्रेरित करना है आपको तो उनके हाथ पर एक परफ्यूम वगैरह आप लगा सकते हो और उनसे कहो कि भाई इसको सूंघिए, तो जैसे ही वो उसको सूंघेंगे तो वो अपने आप सांस लेने लगेंगे। कुछ बच्चे गिनती करने के लिए सांस लेना, रोकना और छोड़ना समझ सकते हैं। जैसे आप गिनती वगैरह भी आप उनसे बुलवा सकते हो कि भाई आपको बिना सांस लिए बिना रुके आपको बोलना है 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो वो सांस नहीं लेना। जब आप कहोगे कि रुक रुक कर आपको बोलना है 1 2
3 ऐसे करके, तो वो सांस ले लेकर बोल रहे हैं। तो ऐसा गिनतियों के द्वारा अभ्यास भी आप इनको करा सकते हो। दृष्टि और श्रवण संबंधी विकलांगता वाले बच्चों को सांस छोड़ना सिखाने के लिए दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सांस छोड़ते समय उनका हाथ अपने मुंह के सामने रखें। उसे नकल करने के लिए कहें। सुनने में अक्षम बच्चों के लिए दर्पण के सामने सांस लें और उसे देखने की क्या होता है। मतलब आप जिस प्रकार के बच्चे के सामने आप बात कर रहे हो, जिस प्रकार के बच्चे को आप व्यायाम करा रहे हैं या कोई भी योग करा रहे हैं, तो उस बच्चे के हिसाब से ही आपको क्या है एक्टिविटी करनी होती है। अब इसमें जैसे आपको यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, जैसे उत्तान आसन। यहाँ आसन की शुरुआत खड़े होकर होने वाली गति से होती है। विद्यार्थी से हाथ ऊपर उठाने, फिर आगे की ओर झुकने और फर्श को छूने के लिए कहें। उसे धीरे धीरे वापस खड़ी स्थिति में आने के लिए कहें। इतना सा अपन को याद रखना कि उत्तानासन में होता क्या है। तो उत्तानासन में क्या होता है, खड़े होकर होने वाली गतिविधि है ये। विद्यार्थी से अपन को हाथ ऊपर उठाने के लिए बोलना है, फिर आगे की ओर झुकने के लिए बोलना है और फर्श को छूने के लिए कहें। ठीक है ना, ये हाथ ऊपर करना है, फिर अपन को झुकना है, फर्श को नीचे छूना है, फिर वापस से इसी प्रकार आपको खड़े होना है। ये उत्तान आसन जो है वो आराम से आप कर सकते हो। अब इसको कैसे अपन करा सकते हैं बच्चों से, ये अपन का आइडिया होता है। त्रिकोण आसन, इस आसन में एक तरफ मुड़ना शामिल है। यह द्विपक्षीय संतुलन में मदद करता है। यहाँ पर छात्र को एक पैर आगे बढ़ाना होगा, शरीर को मोड़ना होगा, एक तरफ झुकना होगा। जो मुश्किल हो सकता है, जो पैर आगे है उसे शरीर की दिशा में मोड़ने से मदद मिलेगी। ठीक है ना, जैसे आपको सबसे पहले एक पैर आगे बढ़ाना है, शरीर को मोड़ना है और फिर एक तरफ झुकना है। ये आपका त्रिकोणासन हो जाएगा। इसके बाद अपन का तीसरा आ जाता है पश्चिमतासन। इसमें निम्नलिखित चरण होते हैं, जैसे पैर फैलाकर सीधे बैठ जाएंगे, दूसरे पर हाथों को सिर से ऊपर उठाएंगे, फिर आगे की तरफ झुकेंगे, फिर पैर की उंगलियों को छुएंगे, धीरे धीरे बैठने की स्थिति में वापस आएंगे। इस प्रकार से आपको प्रक्रिया आपको दोहरानी होती है। इनके बारे में इतना सा ही आपको सीखना है कि इन आसन के अंदर होता क्या है। धनुरासन, फर्श पर औंधे मुंह लेटना है, हाथों को पीछे की ओर उठाना है, पैर को उठाना है, प्रत्येक पैर को प्रत्येक हाथ से टखने पर पकड़ना है और इस मुद्रा को कुछ सेकंड तक बनाए रखना है, फिर छोड़ देना है। इतनी सी चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। धनुरासन, इसको आप एक बार करके देख लो और करके देखोगे तो आपको ये दिमाग में अच्छी प्रकार से बैठ जाएंगे। इसके बाद अपन का आ जाता है उपचारात्मक योग। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने वाले लोगों का समर्थन करने के लिए तकनीक और प्रथाओं के अनुप्रयोग को संदर्भित करता है। उपचारात्मक योग जो होता है ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जो चुनौतियां, जिन बच्चों के या दिव्यांग व्यक्तियों के सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से का सामना करने के लिए ये कहता है। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए कहता है। चलिए आगे दर्शन और सिद्धांत के बारे में यहाँ पर अपन देखेंगे। योग की यह शैली संपूर्ण शरीर या समग्र दृष्टिकोण अपनाती है। यह किसी व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर विचार करता है, फिर यह मौजूद सीमाओं के अनुरूप ढल जाता है और उनके साथ काम करता है।
ये क्या है, दर्शन और सिद्धांत योग की, ये क्या है, संपूर्ण शरीर और समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हैं। पूरे शरीर को ये योग जो है वो काम में लेता है। यदि समग्र स्वास्थ्य और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर ये विचार करता है। प्रत्येक स्थिति पर ये क्या करता है, विचार करता है। दोनों ओर से लाभदायक। ये शैली पारंपरिक योग, एक्यूप्रेशर बिंदुओं, मर्म बिंदुओं, रिफ्लेक्सोलॉजी और यहाँ तक कि मालिश का विज्ञान के साथ मेल है। यह विज्ञानी बीमारी और तनाव के बारे में हमारे पास मौजूद आधुनिक ज्ञान को पारंपरिक प्रथाओं के सिद्ध समग्र स्वास्थ्य लाभों के साथ मिश्रित करता है। ये क्या है, दोनों ओर से लाभदायक होता है। दोनों ओर से मतलब ये शैली पारंपरिक योग के अनुसार चलती है, एक्यूप्रेशर बिंदुओं के अनुसार चलती है, मर्म बिंदुओं के अनुसार चलती है। ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कई बार अपन किसी चीज़ के लिए मालिश वगैरह करवाते हैं, या जैसे हमारे हाथों में, पैरों में, कहीं पर भी क्या है, इनके हमारी बीमारियों के बिंदु होते हैं। उन बिंदुओं को प्रेस करने से, दबाव बनाने से क्या है, बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसके फायदे क्या हैं? चिकित्सीय रूप से केंद्रीय योग एलर्जी, गठिया, पाचन संबंधी समस्याएं, थायराइड की स्थिति, अवसाद, कटिस्नाशूल, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सिर दर्द, अनिद्रा और कई अन्य बीमारियों को कम करने में ये हमारी मदद करता है। अब हमारे पास में 2.4 आ जाती है, प्ले थेरेपी, विकासात्मक विकलांगता वाले बच्चों के लिए उद्देश्य, दायरा और महत्व, विशेष ओलंपिक, अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय परिदृश्य। ठीक है ना। प्ले थेरेपी के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले खेल की परिभाषा क्या है, ये परिभाषा अपन को क्या है, पढ़नी है, याद करनी है। जैसा कि सेरिल द्वारा अनुकूलित शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन में परिभाषित किया गया है, खेल सहज आनंददायक व्यवहार को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से बच्चे अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं। मतलब खेल ऐसा है जो बच्चा अपने पर्यावरण के साथ, अपना जो उसका वातावरण होता है उसके साथ बच्चा बात करता है और मनोरंजक तरीके से वो अपना खेल खेल में कोई चीज़ को सीखता है या किसी भी बीमारी से वो मुक्ति पाता है। उसको अपन क्या कहते हैं, खेल कहते हैं। यहाँ पर अपन को विकास के 4 प्रमुख चरण भी दिए गए हैं। विकास के 4 प्रमुख चरण आप इनको पढ़ लेना, याद कर लेना। संवेदी मोटर चरण, प्री ऑपरेशनल चरण, ठोस परिचालन, औपचारिक संचालन। ठीक है ना। इसके अंदर है क्या, 0 से 24 वर्ष की आयु के लिए ये होता है। बच्चे व्यवहार के संगठित पैटर्न योजनाओं में संलग्न होकर अपने आसपास की वस्तुओं के गुणों की खोज करते हैं। उनके आसपास जो वस्तुएं हैं उनमें कौन कौन से गुण हैं उनकी खोज की जाती है संवेदी मोटर चरण के अंदर, जो 0 से 24 वर्ष की आयु में होता है। प्री ऑपरेशनल चरण जो लगभग 2 से 7 वर्ष की आयु के बीच में होता है। इस चरण में सोचना सहज और अतार्किक है। ठीक है ना। सोचना जो है वो सहज और अतार्किक, मतलब बिना तर्कों के बच्चा जो है वो सोचता है। ठोस परिचालन इस स्तर पर सोच संचालन के संदर्भ में होती है, मुख्य रूप से ठोस स्तर पर। ठोस परिचालन में जो सोच होती है वो बिल्कुल ठोस होती है। औपचारिक संचालन 12 वर्ष और अधिक पर यह होता है। अमूर्त सोच और समस्या समाधान यहीं से शुरू होता है। समस्या यदि किसी के जीवन में है तो उसका समाधान यहीं से शुरू होता है, किसमें, औपचारिक संचालन में। ये विकास के क्या है, 4 चरण है। इसके बाद आपको मानसिक मंदता वाले बच्चों के लिए खेल गतिविधियों का आयोजन करना। खेल गतिविधियां आप आयोजित कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए, वो बात यहाँ पर अपन को दी गई है, ये आपको याद करनी है। सुनिश्चित करें कि चुनी गई गतिविधियां आयु के अनुरूप हो। जिस प्रकार की बच्चे की आयु है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, उस आयु के अनुसार अपन को गतिविधि जो है वो चुननी चाहिए। खेल का वातावरण और प्रयुक्त सामग्री विशिष्ट विकासात्मक चरण के लिए अनुकूल होने चाहिए। खेल का जो वातावरण है और जो भी सामग्री आप यूज कर रहे हैं वो सामग्री विकास के चरणों के अनुसार होनी चाहिए। बच्चे को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से अवगत कराया जाना चाहिए, सक्रिय और निष्क्रिय दोनों, ताकि वह कौशल विकसित कर सके जिसका उपयोग वह न केवल समूह में करता है बल्कि जब वह अकेला होता है तब भी करता है। आपको दोनों सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार की गतिविधियों के बारे में बच्चे को बताना चाहिए। गतिविधियां आसानी से सुलभ, यथार्थवादी और बच्चे के पारिवारिक वातावरण के अनुकूल होने चाहिए। परिवार का जैसा वातावरण है उस वातावरण के बच्चे के अनुकूल बच्चे की गतिविधि होनी चाहिए। प्रारंभ में सफलता दिलाने वाली गतिविधियों का चयन करना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का लाभ उठाना चाहिए और ऐसी गतिविधियां विकसित करनी चाहिए जो उनकी सीमाओं के बजाय उनकी शक्तियों को उजागर करे। प्रारंभ में सफलता दिलाने वाली गतिविधियों का चयन करना चाहिए। जो सफलता दिलाने वाली गतिविधियां हैं सबसे पहले आप उनका चयन करेंगे।
मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को अपने गैर विकलांग साथियों के साथ खेलने और बातचीत करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इससे सामाजिक उत्तेजना के अवसर मिलेंगे। मानसिक रूप से जो विकलांग बच्चे हैं उनके गैर विकलांग साथियों के साथ खेलने और बातचीत करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब वो अपने से अलग बच्चों के साथ उनको अवसर दें। जैसे जो विकलांग बच्चा है तो सामान्य जो बच्चे हैं उनके साथ उनको गतिविधि करने का मौका दिया जाए। अब गतिविधियां कौन कौन सी है, एक्टिविटी कौन कौन सी कर सकते हो, जैसे प्री स्कूल स्तर पर शिशुओं और बहुत छोटे बच्चों के लिए विभिन्न बनावट के रंगीन, चमकीले, ध्वनि उत्पन्न करने वाले खिलौनों का उपयोग कर सकते हो। वस्तुओं को देखने, उन तक पहुंचने, पकड़ने और हेरफेर करने के लिए उन्हें शारीरिक रूप से अपन मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। ये अपन प्री स्कूल के अंदर अपन कर सकते हैं। दृश्य ट्रैकिंग कौशल को बढ़ाने के लिए घुमावदार खिलौनों का उपयोग किया जा सकता है। जो घुमावदार खिलौने होते हैं जो अपने आप एक्टिविटी करते हैं उनका भी हम प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। आप नीचे दी गई विभिन्न खेल गतिविधियों के लिए पुराने अखबार का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, इसे सॉल की तरह अपने चारों ओर लपेट ले। जैसे पुराना अखबार है तो उसे हम बच्चे से कहेंगे भाई इसको सॉल की तरह अपने चारों तरफ लपेट ले। टोपी बनाओ और उन्हें पहनो। टोपी बना ले कागज की और उसको पहन ले। गेंदों में क्रश करें, फेंकें और पकड़ें। गेंदों को फेंको, पकड़ो, फेंको, पकड़ो, ऐसी गतिविधि करा सकते हैं। काटें, फाड़ें और चिपकाएं। कागज आपने दे दिया भाई इसको काट दो, कागज को फाड़ दो, फिर दोबारा से इसको वहीं पर चिपका दो। तो ऐसी गतिविधियां जो है वो हम कर सकते हैं। अब अपन को योजना बनानी है तो योजना बनाते समय अपन को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ अपन को और देखनी है। सुनिश्चित करें कि सामग्रियां सुरक्षित, गैर विषाक्त, चमकीली और रंगीन हो। आसपास की सामग्रियों से अपने खिलौने स्वयं बनाएं। आपकी जो खिलौने बनाने के लिए जो भी सामग्री आप यूज कर रहे हैं वो सामग्री स्वच्छ होनी चाहिए और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार से। विभिन्न गतिविधियों के लिए एक ही खिलौने का उपयोग करें। एक ही खिलौने से अनेक प्रकार की एक्टिविटी करवाएं। दृश्य, मोटर, श्रवण, गंध और गतिज कौशल को बढ़ाने के लिए खिलौनों का उपयोग करें। ये सारी चीज़ों को कौशल को बढ़ाने के लिए अपन खिलौनों का प्रयोग कर सकते हैं। विकासात्मक स्तर, आकार, रंग, आकार, बनावट और जटिलता की डिग्री के अनुसार खिलौने बनाएं। आकार, रंग और बनावट के अनुसार ही अपन को खिलौने बनाने हैं। खेल शुरू करने से पहले बच्चे की मानसिक आयु और विकासात्मक स्तर की जांच करें। जब आप खेल शुरू करें तो उससे पहले आपको बच्चे की मानसिक आयु का पता होना चाहिए, डेवलपमेंट का पता होना चाहिए, विकास का स्तर पता होना चाहिए। उन संबंधित समस्याओं पर विचार करें जिनके लिए उपयोग की जाने वाली गतिविधि या सामग्रियों में अनुकूलन की आवश्यकता हो सकती है। ऐसी गतिविधियों पर, ऐसी समस्याओं पर आपको विचार करना चाहिए जिनके लिए उपयोग की जाने वाली गति और सामग्री इनमें अनुकूलन की आवश्यकता हो। मतलब इसमें आपस में सारी चीज़ें अनुकूल हो सकें। जैसे अपन ने यहाँ पर पहले भी पढ़ लिए, सांप सीढ़ी, कैरम जैसे जो अपन जो खेल हैं वो उनको कार्ड वाले खेल अपन जो है उनको सिखा सकते हैं। नैतिक खेल कौशल के विकास, जबकि बिना विकलांगता वाले बच्चे आमतौर पर 4 साल की उम्र तक खेल के सरल नियमों को समझ जाते हैं। मानसिक मंदता वाले बच्चे संगठित खेलों के लिए तैयारी में पिछड़ जाते हैं। यहाँ पर आपको बताया कि 4 साल की उम्र में जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, ठीक है ना, बिना विकलांगता वाले सामान्य बच्चे होते हैं तो 4 साल की उम्र में खेलों का मतलब समझ जाते हैं। लेकिन यदि बात करते हैं अपन विकलांग बच्चों की तो वो क्या है, धीरे धीरे बच्चों के संगठन में आते हैं, बच्चों के ग्रुप में शामिल होते हैं और धीरे धीरे खेलों के बारे में उनको जानकारी प्राप्त होती है। अब यहाँ पर अपन को एक विशेष ओलंपिक जो है ये भी आयोजित किया जा सकता है। स्पेशल ओलंपिक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो खेल प्रशिक्षण और प्रतियोगी के माध्यम से बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को शारीरिक रूप से फिट, उत्पादक और समाज के सम्मानित सदस्य बनने के लिए सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। एक विशेष ओलंपिक के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें क्या होता है कि विकलांग बच्चे जो होते हैं, विकलांग व्यक्ति जो होते हैं, जो विशेष व्यक्ति जो होते हैं, उनके लिए ये खेलों का आयोजन करता है, ओलंपिक का आयोजन करता है। इसमें बच्चे जो हैं वो अपने आप से शारीरिक और मानसिक रूप से इससे क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। इसमें आपको स्पेशल ओलंपिक के बारे में पूरा बताया गया है। ये आपका इसका महत्व क्या है, आपको पता है कि महत्व इसका अपन क्या लिख सकते हैं कि विशेष ओलंपिक जो होता है अपन का, जो विकलांग बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है, तो इसमें बच्चे एक तो खेल की भावना से भाग लेंगे तो खेल की भावना का विकास होगा। एक उनके खेलने से क्या होगा, उनका शारीरिक विकास होगा, मतलब उनकी व्यायाम हो जाएगी, योग हो जाएगा। एक उनका जो शारीरिक स्वास्थ्य सही होगा तो उनका मानसिक स्वास्थ्य भी सही होगा। मानसिक स्वास्थ्य मतलब उनके
शरीर के अंदर कोई बीमारी ज़्यादा बड़ी नहीं आएगी, उनका मन लगा रहेगा, तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उसके सुधर जाएंगे। यदि दोनों स्वास्थ्य सुधरेंगे तो आपको पता है उसका शैक्षणिक स्तर जो है वो भी उसका अच्छा हो जाता है। उसको जो भी इनाम वगैरह मिलेंगे, पुरस्कार मिलेंगे, अवार्ड वगैरह मिलेंगे, उसको मेडल वगैरह मिलेंगे, तो उसका जो मन है वो उत्साहित होता है। ये सारी चीज़ों उसके क्या है कि विशेष ओलंपिक के महत्व के अंदर अपन की आती है। यहाँ पर अपन की आ जाती है संगीत और प्रदर्शन कलाएं विकासात्मक विकलांग बच्चों के लिए उद्देश्य, दायरा और महत्व। संगीत और प्रदर्शन की कौन कौन सी कलाएं हैं? संगीत और प्रदर्शन की तो यहाँ पर कुछ कलाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दृश्य कला की, कि दृश्य कला क्या है, ठीक है ना। इसमें आपको कला के बारे में पूछेगा, तो अलग अलग प्रकार की कलाएं हैं। तो दृश्य कला क्या है, सबसे पहले अपन को ये देख। तो दृश्य कलाएं क्या है? दृश्य कलाओं में भी सभी गतिविधि शामिल हैं जिनमें पर्यावरण में विभिन्न रंगों, आकारों और बनावट की विभिन्न सामग्रियों का उपयोग शामिल होता है, ताकि कुछ ऐसा बनाया जा सके जिसका हम उपयोग करते हैं या प्रशंसा करते हैं या सराहना करते हैं। मतलब इसके अंदर अपन समझ गए कि दृश्य कला क्या है, कि बच्चा कुछ ऐसी चीज़ बनाए जिसको देखा जा सके और देख करके उसकी सराहना की जा सके, उसकी प्रशंसा की जा सके, तो ये दृश्य कला है। कोई भी चीज़ उसने रंग बिरंगी बना दी। ये कैसे उपयोगी है? हम सब बच्चों द्वारा बनाई गई चीज़ों पर गर्व करना पसंद करते हैं और दूसरों से प्रशंसा की आशा रखते हैं। आपको पता है कि कोई भी चीज़ हो, बच्चे ने कोई भी चीज़ बनाई तो बच्चा ये सोचता है कि इस वस्तु की हर कोई प्रशंसा करे, इस वस्तु के बारे में हर कोई हमारी बढ़ाई करे, हर कोई हमारे इस वस्तु के बारे में बोले। तो ये उसके लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं, जिससे कि बच्चे की वही बात आ जाती है कि शारीरिक और मानसिक रूप से वो सुधरता है। आप अपनी गतिविधियों की योजना कैसे बनाते हैं, ये अपने ऊपर निर्धारित है कि अपन अपनी गतिविधियों की योजना कैसे बनाते हैं। यहाँ पर दिया, मानसिक मंदता वाले बच्चों के लिए प्रत्येक गतिविधि के प्रसंस्करण की विधि योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षण स्थिति में अधिक दृश्य, श्रवण, स्पर्श, गतिज, भागीदारी और कम अमूर्त आदेश होने चाहिए। जैसे इसमें दृष्टि संबंधित संकेत आपको दे दिए कि कोई नई गतिविधि शुरू करते समय पहले उसका प्रदर्शन करना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि आप कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं, कोई खेल खिलवा रहे हैं बच्चों को, तो सबसे पहले आप खुद उस खेल के बारे में उसको करके बताएं। ऐसे नहीं है मुंह से मौखिक रूप से बताना, नहीं, उसको शारीरिक रूप से एक्टिविटी करके आपको बताना चाहिए। दृश्य के अंदर आता है ये। श्रवण मतलब जब आप मौखिक स्पष्टीकरण देते हैं, मतलब मौखिक रूप से मुंह से आप बताते हैं बोल करके कि ये खेल आपको ऐसे खेलना है, तो वो मौखिक होता है। स्पर्शनीय संकेत, स्पर्श की इंद्रियों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने की गतिविधि धातुमंता वाले बच्चों के लिए अमूल्य साबित। कुछ बच्चे जो हैं उनको स्पर्श करके बताने से ही वो समझते हैं, तो स्पर्श का प्रयोग भी हमको इसके अंदर करना चाहिए। अब इसमें कौन कौन से स्तर हैं जो गतिविधि कहाँ कहाँ पर की जा सकती है? जैसे पूर्व प्राथमिक स्तर पर अपन गतिविधि कर सकते हैं, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के बीच में ये गतिविधियाँ होती हैं। और इसमें क्या है कि कौन कौन सी गतिविधियाँ जो हैं यहाँ पर आ सकती हैं, तो ये अपन यहाँ पर योजना बनाने के तरीके दे रखे हैं। जैसे पुराने कागज, पत्ते, टहनियाँ, फूल, नारियल के रेशे, जूट, कपास, स्पंज, ऊन, कपड़े के टुकड़े, सीपियाँ जैसी स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करें, ठीक है ना। जो अपन के घर में या विद्यालय में जो चीज़ उपलब्ध होती है, ऐसी वस्तुओं का आप उपयोग करके और नई कोई खिलौना बना सकते हैं। बच्चों को चारों ओर देखने, संग्रह करने में शामिल करें, इससे अवलोकन और अन्वेषण कौशल में वृद्धि होती है। बच्चों से चारों ओर देखने और संग्रह करने के लिए भी कहें, जिससे बच्चे का जो होता है वो अवलोकन और अन्वेषण का कौशल बढ़ता है। प्रत्येक गतिविधि का प्रदर्शन करना है, कार्यों को छोटे चरणों में विभाजित करना है। प्रत्येक गतिविधि का अपन को प्रदर्शन करना है, कार्यों को छोटे छोटे चरणों में आपको विभाजित करना है। आवश्यकता अनुसार प्रत्येक बच्चे का शारीरिक या मौखिक मार्गदर्शन करें। आवश्यकता के अनुसार आपको क्या करना है, प्रत्येक बच्चे का शारीरिक रूप से और मौखिक रूप से अपन को क्या करना है, मार्गदर्शन करना है। बच्चों को समूहों में बांटें, इसके द्वारा आप टर्न टेकिंग और शेयरिंग सीखने के अवसर प्रदान करेंगे। आपको क्या करना है, बच्चों को छोटे छोटे समूह में, ग्रुपों में बांटना है, और ग्रुपों में बांटने से क्या होगा, उनको शेयरिंग सीखने का अवसर जो है वो बच्चों को मिलता है। जल रंग और गैर विषैले रंगों का प्रयोग करें। जल रंगों का अपन को गीले रंगों का प्रयोग करना है, लेकिन वो ध्यान रहे कि वो विषैले नहीं होने चाहिए, बेकार कलर नहीं होने चाहिए।
सुनिश्चित करें कि सामग्री तेज किनारों के बिना संभालने के लिए सुरक्षित है और बच्चे उसे मुंह में नहीं डालते। ठीक है ना, तेज किनारों के बिना संभालने में सुरक्षित होनी चाहिए, उसके किनारे वगैरह तेज नहीं होने चाहिए। भागीदारी के हर प्रयास की सराहना करें, इससे ध्यान और रुचि बनाए रखने में मदद मिलेगी। बच्चा यदि उस एक्टिविटी के अंदर भागीदार है, हिस्सा ले रहा है, तो उसकी हर एक्टिविटी पर आपको क्या करना है, बच्चे की प्रशंसा करनी है। निश्चित स्वरूप और पूर्णता पर जोर न दें, उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार गतिविधि करने दें। जोर भागीदारी पर होना चाहिए, न कि उत्पाद की पूर्णता पर। अपन को जोर किस पर देना चाहिए, भागीदारी पर, कि बच्चा हमारी एक्टिविटी के अंदर भाग ले। अब वो काम कितना करे, सफल कितना हो, इस पर हमको बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। उनकी कृतियों को प्रदर्शित करें, दूसरों को उन्हें देखने और सराहने के लिए आमंत्रित करें। उनकी जो भी कृतियां हैं, जो भी चीज़ उन्होंने बनाई हैं, उनको अपन को क्या करना है, प्रदर्शनी लगानी है और लोगों से कहना है भैया आप इनकी वस्तुओं की क्या करो, सराहना करो। जब भी काम करें तो उन्हें प्रत्येक सामग्री का नाम, रंग, आकार और बनावट बताएं। जब वो काम कर रहे हो तो रंगों के बारे में उनको जानकारी दें, आकार के बारे में उनको जानकारी दें, बनावट के बारे में उनको बताएं। प्रत्येक कौशल का अभ्यास करने के लिए कई अवसर प्रदान करें, क्योंकि उनमें से अधिकांश का ध्यान अवधि कम होती है और वे आसानी से ऊब जाते हैं। और प्रत्येक कौशल का अभ्यास करने के लिए उनको कई अवसर देना है। मतलब ऐसे नहीं कि आपने एक बार मौका दे दिया और उससे नहीं हुआ फिर आपने उसको हटा दिया, नहीं। आपको क्या करना है कि अनेक अवसर उसको देने हैं। इसके बाद अपन की आ जाती है नमूना गतिविधि, जैसे कागज शिल्प। कागज से अपन क्या बना सकते हैं, जैसे सामग्री होनी चाहिए अपन के पास, समाचार पत्र हो, रैपिंग पेपर हो, रंगीन कागज हो और गोंद हो। ये सब हमारे टीएलएम के अंदर आते हैं, है ना। और टीएलएम यदि आपने अच्छी प्रकार से पढ़ रखा है, देख रखा है, जानते हैं आप टीएलएम के बारे में, तो आपको कोई प्रकार की परेशानी इसमें नहीं आएगी। अब देखिए अपन को करना क्या है, ये चीज़ यहाँ पर आपको लिखी गई है कि आपको ऐसे ऐसे करना है। कैसे करना है, दिए गए कागज को दोनों हाथों में पकड़ो। कागज को लंबी पट्टियों में फाड़ने के लिए अंगूठे और उंगलियों का उपयोग करें। अंगूठे और उंगली का ऐसे प्रयोग करें। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो। कागज को तोड़ लिया, उन्हें एक डिब्बे में रख दिया। एक ब्रश लेनी है, इसे गोंद में डुबोनी है। इसे दिए गए चित्र के अंदर अपन को लगाना है। कागज का प्रत्येक टुकड़ा ले लो, इसे चित्र पर चिपकाएं, इसे सूखने दें। आपने, आपके पास में एक चित्र है, उस चित्र पर अपन को क्या करना है, कागज के टुकड़े चिपकाने हैं। तो छोटे छोटे टुकड़ों में कागज को अपन ने क्या कर लिया, फाड़ लिया। इसके बाद में एक ब्रश से उस पर गोंद लगाया और उसको चिपका दिया। ये आपका क्या हो गया, टीएलएम हो गया। नमूना गतिविधि दो, मुद्रण। पानी के रंग चाहिए आपको, कागज चाहिए, सब्जियों के टुकड़े जैसे आलू, भिंडी, गाजर या पत्ती या नारियल फाइबर, ये चीज़ अपन को इसके अंदर चाहिएगी। अपन को क्या करना है, प्रत्येक बच्चे को कागज की एक सीट, गीला स्पंज, पेंट के साथ गीला स्पंज और उपरोक्त सामग्री में से कोई एक दे दें। ठीक है। उससे सब्जी के टुकड़े को पेंट में डुबोकर कागज पर दबाने को कहें। सब्जी का जो टुकड़ा है उसको पेंट में डुबोना है, मतलब कलर में, और उसको कागज पर उसका क्या करना है, दबाव देना है। जैसे आपने वो मेहंदी बनाने वाले देखे, उनके पास में लकड़ी के सांचे होते हैं, वो उनको कलर में डुबोते हैं और आपके हाथ पर उनको दबा देते हैं, तो उससे वो मेहंदी प्रिंट हो जाती है। ठीक है ना। ऐसी ये गतिविधि है। कार्य को अनुक्रमित करें, जैसा कि पहले कार्य विश्लेषण में दिखाया गया है। प्रारंभ में बच्चों को अपनी उंगलियों, हथेलियों, पैरों को पेंट में डुबोकर प्रिंट करने दें। उनकी रचनाएं प्रदर्शित करें। अपन उनकी उंगली वगैरह को भी रंग में डुबो कर कागज पर उसका प्रिंट ले सकते हैं। इसके बाद उनकी जो कृतियां हैं उनका अपन प्रदर्शन कर सकते हैं। अगली गतिविधि आ जाती है इसमें मिट्टी मॉडलिंग। मिट्टी से भी अपन क्या है, मॉडलिंग कर सकते हैं। जैसे कुम्हार का मिट्टी प्लास्टिशियन खेलने का आटा, सुनिश्चित करें कि उपरोक्त सामग्री चिकनी और पत्थरों या टहनियों से मुक्त हो। ये सामग्री क्या है कि अपन को ऐसी लेनी है जिसमें टहनी, पत्थर या कोई ऐसी नुकीली चीज़ ना हो जिससे बच्चों को क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। इसके बाद अपन को क्या करना है, प्रत्येक बच्चे को इसे संभालने और अपनी आकृति बनाने की अनुमति दें। कुछ मॉडल बनाकर प्रदर्शित करें। यदि संभव हो तो बच्चों को भी ऐसे मॉडल बनाने दें। इस बात पर जोड़ने दें कि वे सटीक प्रतिकृतियां बनाएं। आपको कुछ नहीं करना है, बच्चे को मिट्टी वगैरह दे दिया, बच्चे से अपन ने दो चार आइटम हमने खुद ने बना के बता दिए कि भाई आप मिट्टी से ये चीज़ बना सकते हो, तो बच्चे से फिर कहिए। अब आपने जो चीज़ बनाई है, बच्चा ऐसी की ऐसी नहीं बना पा रहा है, तो ऐसी ऐसी बनाने पर आप जोर नहीं दें। बच्चों को कुछ भी बनाने दें कि भाई तू तेरे हिसाब से कुछ भी बना। ठीक है ना। अब अपन प्राथमिक स्तर पर कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, ये प्राथमिक स्तर आ गया।
प्राथमिक स्तर पर अपन क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए अपन क्या क्या कर सकते हैं प्राथमिक स्तर पर भी, इसमें आगे आपको दी गई हैं। जैसे नमूनी गतिविधि है कोलाज बनाना। कोलाज बनाना, सामग्री क्या चाहिए कि ऊनी रंगीन धागा, कपड़े के टुकड़े और गोंद कागज। आपको पूर्व प्राथमिक स्तर की एक दो गतिविधि, प्राथमिक स्तर की गतिविधि, ये अपन को एक आध दो गतिविधि याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे ये अपन की प्राथमिक स्तर की चल रही है, तो इसमें अपन को कोलाज बनाना, यहाँ पर अपन को ये चीज़ चाहिएगी। अब अपन को करना क्या है कि पहले गतिविधि का प्रदर्शन करें, प्रत्येक चरण का सरल वाक्यों में वर्णन करें। जैसा कि आप करते हैं, एक पेड़ का कोलाज बनाओ। अपन को सबसे पहले पूरी चीज़ का वर्णन आराम से बच्चे के सामने करना है। इसके बाद में अपन को बताना है कि बेटा एक पेड़ का कोलाज बनाओ आप। प्रत्येक बच्चे को सामग्री और कागज का एक सेट दें, उसे तने और शाखाओं पर धागा या ऊन चिपकाने के लिए मार्गदर्शन करें। प्रत्येक बच्चे को अपन पूरा सामग्री दे दिया और कागज दे दिया। अब जब बच्चा उसकी तना और डालियां जो बना रहा है, उसमें अपन ऊन या धागा लगाने के लिए उसको प्रेरित करें। उससे पत्तियों, फलों और फूलों के लिए कपड़े के टुकड़े चिपकाने को कहें, और जहाँ पर उसको फूल लगाना है, जहाँ पत्ती लगानी है, तो उसमें कपड़े के टुकड़े वो वहाँ पर चिपकाए। इसी प्रकार मानव आकृति का एक कोलाज बनाकर प्रदर्शित करें, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। ऐसे ही आप मानव आकृति का, जैसे आपने पेड़ बनाया है, ऐसे आप मानव आकृति का बना सकते हैं। अब आपकी माध्यमिक या प्री वोकेशनल स्तर पर कौन सी गतिविधि कर सकते हैं अपन, यहाँ पर अपन को दी है दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए ग्रीटिंग कार्ड, उपहार बॉक्स, लेटर पैड बनाना, ठीक है ना। दोस्तों के लिए अपन ग्रीटिंग कार्ड वगैरह बना सकते हैं। उपहार बॉक्स, उपहार जो अपन गिफ्ट पैक करके जो देते हैं, उसका बॉक्स बना सकते हैं, लेटर पैड बना सकते हैं। उपयुक्त अवसरों पर के लिए पेपर क्राफ्ट, रंगोली और मेहंदी डिजाइन बनाना, ठीक है ना। पेपर क्राफ्ट बना सकते हैं, मेहंदी रंगोली ये बनाना अपन सिखा सकते हैं। अब इसमें जैसे आपको गतिविधि नंबर 1 दे दी है सिलाई। कई बच्चे कढ़ाई और बुनाई में अच्छे होते हैं। अब इन चीज़ों के बारे में आप लिखना आसानी से नहीं लिख सकते हो क्या, कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए चाहिए आपको, धागा चाहिएगा, कपड़ा चाहिएगा, मशीन चाहिएगी, है ना, कढ़ाई करने का सामान चाहिएगा। तो ये सारी चीज़ें अपन इसमें उदाहरण के तौर पर लिखना है। ये प्री वोकेशनल या माध्यमिक स्तर में आएगा सिलाई करना। और आपकी दूसरी गतिविधि हो गई यहाँ पर लेटर पैड बनाना। जैसे सादा कागज़ हो आपके पास में, कलर हो, क्रेयॉन, कार्डबोर्ड, कागज़ की एक सादा शीट, इसे लें, कार्डबोर्ड से ढक दें, निचले किनारे पर आधी से 1 इंच कागज छोड़ दें, बच्चे को इसे पेंट या क्रेयॉन से रंगने दें, ठीक है ना। अपन लेटर पैड बना रहे हैं, तो लेटर पैड बनाने के लिए अपन को ये सारी चीज़ें चाहिएंगी। 1-2 इंच नीचे कागज़ को छोड़ना है, फिर उसके बाद में उसको पेंट करना है। इस प्रकार जितनी आवश्यकता हो उतनी सीट तैयार कर लीजिए, उन्हें एक साथ बांधें, 2 सादी सीट लें और बच्चों को उस पर फिंगर प्रिंटिंग करने दें। इसे आगे और पीछे के कवर के रूप में उपयोग करें, आपका लेटर पैड तैयार है। तो ये आसानी से ये चीज़ों को अपन जो है, अब जैसे गतिविधि 3 प्लेसमेंट बनाना। प्लेसमेंट के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे छोटे दबे हुए पत्ते हो, फूल हो, चुने हुए रंग का कार्डबोर्ड या लेमिनेशन सुविधा हो। इस प्रकार से हम इसको क्या है कि डाइनिंग टेबल प्लेसमेंट के आकार में कार्डबोर्ड मोटे कागज को काट देंगे, दोनों तरफ कलात्मक ढंग से दबाए गए फूल और पत्तियां चिपकाएंगे, दोनों तरफ लेमिनेट करेंगे, और सभी कम बुद्धि वाले युवा कर सकते हैं इस कार्य को। पत्तियों और फूलों को दबाने से लेकर लेमिनेटिंग तक 6 का प्रत्येक सेट बिकने पर उसे उसकी पॉकेट मनी मिल जाएगी। इससे वो अपनी पॉकेट मनी कमा सकते हैं। अब अपन आगे पढ़ने वाले हैं कला प्रदर्शन, ठीक है ना। कला का प्रदर्शन, प्रदर्शन कलाएं अभिव्यक्ति का एक साधन है। जैसे कला में आपकी नाटक आ गया, नृत्य आ गया, आंदोलन, संगीत के माध्यम से विचार, अवधारणा, विचारों, राय और क्षमताओं का प्रदर्शन उपरोक्त मीडिया में से किसी एक या दो अधिक संयोजन के माध्यम से हो सकता है। कौन कौन से के माध्यम से होता है, जैसे मानसिक मंदा वाले बच्चों के लिए प्रदर्शन कला का क्या महत्व है, तो यहाँ पर अपन को दिया गया है महत्व। 4 तरीके दिए गए हैं उसके फायदे के लिए। जैसे संज्ञानात्मक कौशल में इसका सुधार होता है, उसको इतिहास के बारे में, पौराणिक कथाओं के बारे में, सामाजिक परिस्थितियों के बारे में उसको जागरूकता मिलती है। सामाजिक कौशल नैतिकता और भावना और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। मोटर कौशल विकसित करना और उत्तेजित करना, स्थूल और सूक्ष्म मोटर विकास, आंतरिक क्षमताओं और प्रतिभाओं की अभिव्यक्ति करने का मौका उनको मिलता है। चिकित्सीय मूल्य के साथ अभिव्यक्ति का अवसर उनको मिलता है। चिकित्सीय मूल्य के साथ अभिव्यक्ति, खुद की अभिव्यक्ति करने का अवसर उनको मिलता है।
यहाँ पर अपन को ये चीज़ें सिखा सकते हैं छोटे छोटे क्रम में, ठोस मॉडल के साथ, सरल चरणों में। इन तरीक़ों से अपन इनको ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिखा सकते हैं। ये अपन को पढ़ने पड़ेंगे सब, इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें खुद के दिमाग की उदाहरण है सब। जैसी गतिविधियां यहाँ पर अपन को पूर्व प्राथमिक स्तर पर अपन ने गतिविधियां, जैसे बच्चे को तुकबंदी, लय, नाटकीय कहानियों का आनंद लेते हैं। कोई भी तुक जोड़ ली, चुक चुक चलती रेल, ऐसी बंदी अपन कर लेते हैं छोटे बच्चों के लिए। अंतरिक्ष के माध्यम से बच्चे का शरीर का आकलन और मार्गदर्शन करके या शरीर की स्थिति पर ध्यान आकर्षित करके शारीरिक जागरूकता और उनके आसपास की जगह के बारे में जागरूकता पैदा करें। इस उत्तेजना के द्वारा गतिज जागरूकता प्रदान की जाती है। इसके द्वारा अपन क्या गतिज जागरूकता कर सकते, मतलब बच्चे के अंदर, उस दिव्यांग व्यक्ति के अंदर क्या होगा, गति आएगी, कार्य करने की गति आएगी। बुनियादी जरूरतों, भावनाओं और संवेगों की अभिव्यक्ति के लिए शब्द संकेत जैसे संचार कौशल सिखाएं। बुनियादी जरूरतों को, भावनाओं को और संवेगों की अभिव्यक्ति के लिए अपन को शब्द संकेत जैसे संचार कौशल सिखाने हैं। साझा करना, बारी बारी से बातचीत करना और बातचीत करना जैसे समूह सहयोग कौशल विकसित करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। और संज्ञानात्मक कौशल को विकसित करना, ये सारी चीज़ें अपन को पढ़नी है। जैसे आपको लास्ट में यहाँ पर दिया गया है कि सिर, कंधे, घुटने और पैर की उंगलियां, ताली बजाओ, अपने हाथों को अपने पैरों पर थपथपाओ, गोल मटोल गाल, अपना दाहिना हाथ अंदर डालो, बूगीज करो बूगी, या हम सहतूत की झाड़ी के चारों ओर घूमते हैं। ये बच्चों को मनोरंजन कराने के लिए अपन ऐसी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। अब बड़े बच्चों के लिए गतिविधियां, कौन कौन सी गतिविधियां अपन बड़े बच्चों के लिए कर सकते हैं, तो यहाँ पर अपन को देखो संगीत संबंधी गतिविधियां आ जाएंगी। प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर बच्चे को पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, गणित और विज्ञान के तहत विभिन्न अवधारणाएं अपन बच्चे को सिखा सकते हैं। यहाँ पर क्या है, बच्चा बड़ा हो जाता है। अब बड़े बच्चों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में लोकगीत सिखाए जा सकते हैं। अपने क्षेत्रीय लोकगीत, जो वहाँ की जो मातृभाषा होती है उसमें उनको लोकगीत सिखाए जा सकते हैं। जैसे ऐसे गाने चुने जिनकी धुनों में बहुत अधिक विविधता न हो और जो दोहराव वाले हों, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, दोहराव वाले होने चाहिए। संगीत कक्षा के दौरान प्रत्येक बच्चे को किसी भी लोकप्रिय गीत की 2-3 पंक्तियां गाने के लिए प्रोत्साहित करें, जो उसने रेडियो पर सुना हो या टीवी पर देखा। 2-3 पंक्तियां आपको गा के सुनानी है बच्चे को, जो उसने पहले सुन रखा हो। 15 मिनट का सुनने का सत्र रखें, जहां आप हल्का संगीत बजाएं और बच्चे चुपचाप बैठे और सुने। पहले सुनने का सत्र रखें 15 मिनट का। 15 मिनट मतलब आप किसी भी माध्यम से बच्चे को उसको सुनाओ। ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लय सहज समझ होती है, उन्हें तबले या ढोलक पर सरल लय बजाना सिखाया जा सकता है। और जो बच्चे संगीत के अंदर अच्छे हैं तो उनको अपन तबला वगैरह पर बिठा करके और उनको इसको सिखा सकते हैं। कक्षा में एक संगीत बैंड बनाएं और प्रत्येक बच्चे को झांझ, घंटियां, ढप या कीबोर्ड जैसे वाद्य यंत्र बजाने दें। एक संगीत का बैंड बना लें, एक ग्रुप बना लें, जिसमें कोई ढोलक बजा रहा है, कोई इसमें घंटियां बजा रहा है, कोई झांझ बजा रहा है, कोई कीबोर्ड बजा रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें उनको बजाने दें। नियमित टाइम टेबल में संगीत का पीरियड शामिल करें, उन्हें प्रतिदिन अभ्यास करें। और आपकी जो क्लास का टाइम टेबल है, उस क्लास के टाइम टेबल के अंदर आपको एक संगीत की क्लास जो है वो अरेंज करनी चाहिए। उन्हें स्कूल में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय त्योहारों पर स्कूल दिवस समारोह के दौरान प्रदर्शन करने के अवसर प्रदान करें। जब भी स्कूल में कोई भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय त्यौहार हो, स्कूल का कोई दिवस हो, उस समारोह के दौरान अपन को प्रदर्शन करने का अवसर अपन को देना चाहिए। बच्चों से कहना चाहिए कि भाई आप प्रदर्शित करिए अपनी कलाओं को। उन्हें घर पर खाली समय में संगीत सुनने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें घर पर खाली समय में, जब घर पर वो अपने खाली समय में हो, तो उनसे कहा जाए कि आप संगीत सुना करो घर जा कर के। अब नृत्य की गतिविधि आ गई, तो नृत्य की गतिविधि में अपन क्या, उन्हें एक घेरा बनाने दें, हाथ पकड़ें, दक्षिणावर्त और वामावर्त दिशा में संगीत की ओर बढ़ने दें। इससे वार्म अप करने में मदद मिलेगी, समूह भागीदारी को प्रोत्साहित कर। नृत्य की कला के बारे में आप खूब जानते हैं कि एक घेरे में अपन को आना है, हाथों और पैरों और चेहरे की भाव की अभिव्यक्ति करके अपन नृत्य को अच्छा बना सकते हैं। तो नृत्य भी आप बच्चे को सिखा सकते हैं। योजना बनाते समय निम्नलिखित बातों पर अपन को विचार करना है। योजना बनाने के लिए, कोई भी योजना यदि आप बना रहे हैं तो रोल प्ले प्रदर्शित करें। सबसे पहले आपको प्ले करके प्रदर्शित करना है कि आपको इस प्रकार काम करना है। ऐसे विषयों का चयन करें जिससे वो परिचित हो। आपको ऐसे विषयों का चयन करना है जिसको वो जानते हो। जैसे घर पर एक सामान्य सुबह,
घर पर सुबह के समय वो सामान्य क्या करते हैं? डॉक्टर, दंत चिकित्सक की क्लिनिक में, दंत चिकित्सक के क्लिनिक में अपन बता सकते हैं। बरसात का दिन भीगना, परिणाम, बरसात के दिन में आप भीगे, उसका क्या परिणाम निकला? एक कक्षा में शिक्षक, और एक कक्षा में जो शिक्षक है उसके साथ ये सारी चीज़ों की आप योजना जो है वो इसके अंदर बना सकते हो। अब 10 से प्रदर्शन कला प्रोग्रामों को व्यवस्थित और समन्वित करना, इसके अंदर अपन को इसे प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक में जो विभिन्न योग्यताएं होनी चाहिए उनमें शामिल, मतलब शिक्षक के अंदर भी कुछ योग्यता होनी चाहिए। तो शिक्षक के अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए? कि प्रशिक्षकों एवं विद्यार्थियों के बीच समन्वय स्थापित करें। जो विद्यार्थी हैं और प्रशिक्षक हैं, इन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, समन्वय स्थापित करने वाला शिक्षक होना चाहिए। शो या सामग्री को प्रायोजित करने के लिए उद्योगों और सार्वजनिक निजी क्षेत्र के उपक्रम से संपर्क करें। उदाहरण के लिए कागज, क्रेयॉन, पेंट और कच्चे माल को स्टेशनरी कंपनियों द्वारा प्रायोजित किया जा सकता है। जो भी सामान उनके लिए पूरा चाहिए, चाहे कलर हो, कागज हो, ठीक है ना, ब्रश हो, अन्य कोई सामान हो, वो डायरेक्ट स्टेशनरी वाली कंपनी से उसको प्रायोजित कर सकता है, मतलब खरीद सकता है। उन्हें एहसास कराएं कि यह दान नहीं है बल्कि विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों की प्रतिभा प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। और आप उनको ये नहीं कहें कि भाई ये हम आपको दान में दे रहे हैं, नहीं, आप उनको बताइए कि आपके अंदर जो कला है उसको प्रदर्शित करने का मौका हम आपको दे रहे हैं। अच्छे कवरेज के लिए मीडिया प्रचार व्यक्तियों से संपर्क करें। मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी खुद को टीवी और अखबार में देखना पसंद करेंगे, और जो मानसिक रूप से विकलांग बच्चे होते हैं उनका अपन को क्या है कि जब वो कोई भी कला का प्रदर्शन करें तो उसका हमको प्रचार प्रसार करना चाहिए। जैसे अखबार में निकलवा दिया, टीवी पर आ रहा है, तो ये देखना उसको पसंद करते हैं। अपने क्षेत्र में लोकप्रिय दृश्य प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को संरक्षण बनाकर सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करें। आपके क्षेत्र में यदि कोई लोक कलाकार है ना, तो उसको भी अपन उसमें भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके विद्यालय में दृश्य और प्रदर्शन कला की नियमित कक्षाएं हों। आपके स्कूल के अंदर भी दृश्य और प्रदर्शन कला की नियमित क्लासेज होनी चाहिए। जब भी संभव हो कार्यक्रम के आयोजन में गैर मंदबुद्धि साथियों को शामिल करें। जब भी आपके विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम का आयोजन हो तो उसमें अपन ये मंदबुद्धि वाले बच्चों को जरूर शामिल करें। वर्तमान रुझानों को जानने के लिए बीएसए जैसी एजेंसियों के संपर्क में रहें और सुनिश्चित करें कि आपके छात्र दृश्य प्रदर्शन कलाओं में होने वाले कुछ अवसरों और इंटर स्कूल गतिविधियों को चिन्हित करने के लिए पूरे वर्ष भाग लें। जागरूक रहें और इसका उपयोग करें। बच्चों को भाग लेने के लिए जागरूक करें। जो भी प्रदर्शनी आपके स्कूल में या कहीं पर आयोजित होती है उसमें बच्चों की भागीदारी पर अपन को विशेष रूप से जोर देना चाहिए। ऐसी गतिविधियों को आयोजित करने के लिए हमेशा अवसर की तलाश करना चाहिए। जब भी आपको मौका मिले तो आपको ऐसी गतिविधि जो है वो आयोजित करनी चाहिए। अब अपन पढ़ेंगे खेल के बारे में। खेल के बारे में पढ़ना है अपन को। शारीरिक शिक्षा मानसिक मंदता वाले बच्चों को उसके शरीर की गति और आराम की स्थिति को समझने में मदद करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शारीरिक शिक्षा जो होती है ये मानसिक रूप से मंद वाले बच्चे जो होते हैं इनको अपना जीवन आसानी से जीने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ पर अपन को आया अनुकूलित शारीरिक शिक्षा। अनुकूलित शारीरिक शिक्षा कैसे दी जा सकती है? तो अनुकूलित शारीरिक शिक्षा ज्ञान का भंडार है जो उन व्यक्तियों में साइकोमोटर डोमेन के भीतर समस्याओं की पहचान और निवारण पर केंद्रित है जिन्हें मुख्य धारा की शिक्षा विशेष रूप से डिजाइन की गई शारीरिक शिक्षा सेवाओं में सहायता की आवश्यकता होती है। ये क्या है? अनुकूलित शारीरिक शिक्षा क्या है? एक ज्ञान का भंडार है। और ज्ञान का भंडार क्या है? कि बच्चे के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को आसानी से समझना और उन समस्याओं का आसानी से उनके अनुकूल निवारण करना, यही हमारी अनुकूलित शारीरिक शिक्षा होती है। इतना आप इसके अंदर समझ लो। एक सेंसोरी मोटर प्रशिक्षण। सेंसोरी मोटर प्रशिक्षण जो मानसिक मंदता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा का प्रारंभिक रूप है। मतलब जब आप शारीरिक शिक्षा बच्चे को दे रहे हैं उसका सबसे पहला रूप है आपका क्या? सेंसोरी मोटर प्रशिक्षण। व्यवहार के 4 मुख्य क्षेत्रों में किया जाता है। ये 4 मुख्य क्षेत्रों में ये किया जाता है। जागरूकता का स्तर, ये ए जागरूकता का स्तर, बी आंदोलन, सी पर्यावरण में हेरफेर, डी आसान और हरकत। इसमें ये शामिल किया जाता है। अब जागरूकता के स्तर में क्या होता है? जागरूकता के स्तर के बारे में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। बच्चे को सुखद अप्रिय उत्तेजनाओं को पहचानने में मदद करना है। बच्चे को जो क्या है सुखद और अप्रिय उत्तेजनाओं को पहचानने में मदद करे। जो
आपको क्या करना है, सबसे पहले बच्चे की ऐसी चीज़ों को पहचानना है कि बच्चा कहाँ पर तो अच्छा महसूस कर रहा है, सुखद महसूस कर रहा है, और कहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर बच्चे को समस्या आ रही है। तो इन चीज़ों को अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, और पहचान करके हम उनको भविष्य के संपर्कों का अनुमान लगाने और उससे बचने में भेदभाव बरतें। आपको आगे की चीज़ों का अनुमान लगाना है और उनसे कहना है कि आपको इन चीज़ों से बचना है, और इन चीज़ों से आपको आराम मिल रहा है तो इन चीज़ों का यूज आपको करना है। ये क्या है, होती है जागरूकता। अब इससे संबंधित गतिविधि, जैसे ही बच्चा संवेदी उत्तेजनाओं के प्रति जागरूक हो जाता है तो उसे अधिक मोटर समायोजन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जब बच्चा ऐसी उत्तेजना के प्रति जागरूक हो जाता है तो अपन को क्या करना है, उसके मोटर समायोजन करने के लिए उसको और अधिक प्रशिक्षित करना है। प्रारंभ में सभी उद्देश्यपूर्ण गतिविधि शिक्षक द्वारा शुरू की जानी चाहिए, जैसे बच्चे को उठाना, हिलाना, लुढ़काना, झूला उछालना, झुलाना। ऐसी गतिविधि अपन को, बच्चे को, अपन को लग रहा है कि बच्चा कुछ सीख रहा है तो उसको अपन को गतिविधियों को फिर आगे बढ़ाना है। बच्चे को स्कूल की गतिविधि करने, जैसे बच्चे को अपन उठा रहे हैं, झुला रहे हैं, है ना, उचका रहे हैं, उछाल रहे हैं उसको, ये चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। पर्यावरण से छेड़छाड़, इसका तात्पर्य शिक्षण से है। पहुंचना, पकड़ना, छोड़ना, फेंकना, पकड़ना, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना, रगड़ना, निचोड़ना, चखना, कूटना, हिलाना, अलग करना और अलग करना, इसमें संचार भी शामिल है। ये सारी चीज़ें अपन के पर्यावरण से छेड़छाड़ से संबंधित होती हैं। आसन और हरकत, सिर उठाने से शुरू करें, अलग अलग स्थिति में लेटें, घंटी बजाकर प्रेरित करें और भोजन को सूंघें। ये अपन को आसन और हरकत के अंदर आ जाएगा। यदि आवश्यक हो तो बैठने की सही स्थिति के लिए पट्टियों, व्हील चेयर, कोने वाली सीटों का उपयोग करें। रेंगने, खड़े होने, चलने की सुविधा के लिए रोलर्स, वॉकर का उपयोग किया जा सकता है। जो बच्चे चलने में असमर्थ हैं तो उनको व्हील चेयर या कोने वाली सीट पर बिठाया जाए, आगे उनको नहीं भेजा जाए। यदि रेंगने और खड़े होने, चलने की सुविधा के लिए अपन को रोलर या वॉकर का उपयोग कर सकते हैं। बार बार शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक मार्गदर्शन करें। बार बार आपकी शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से आपको बच्चे को शारीरिक गतिविधियों के लिए मार्गदर्शन करना है। दर्पण और ध्वनि प्रभाव का प्रयोग करें। सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रयासों को सुदृढ़ करें। दर्पण और ध्वनि प्रभाव का आपको प्रयोग करना है। उन्हें फिट रहने में मदद की जा सकती है, भले ही वे चल या दौड़ नहीं सकें। उनको फिट रहने में क्या है कि अपन मदद कर सकते हैं, चाहे वो चलने और दौड़ने में असमर्थ हो। शिक्षक प्रतिदिन 5 से 10 मिनट के लिए निर्धारित समय पर संगीत ताल का उपयोग कर सकते हैं और सर्वोत्तम परिणामों के लिए शारीरिक रूप से उन्हीं अभ्यासों अभ्यासों के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकते हैं। आसान प्रशिक्षण के लिए सहकर्मी मॉडलिंग, रोल प्ले, व्यवहार प्रबंधन, शरीर जागरूकता और विश्राम गतिविधियों का उपयोग कर सकते हैं। अपने सहकर्मी का मॉडल अपन दे सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं, व्यवहार का प्रबंधन, शरीर की जागरूकता, विश्राम वगैरह करा सकते हैं। शिक्षण रणनीतियाँ, शिक्षण रणनीतियों में अपन को जैसे कूदना, मानसिक मंदता वाले छात्र कार्य विश्लेषण के माध्यम से इस कौशल को सीखने में सक्षम होंगे। अपन को कूदना सिखाने से पहले बच्चे को जैसे खड़े होकर सुरक्षित रूप से गिरना सिखाएं। पहले सबसे पहले बच्चा खड़ा होगा, खड़े होकर उसको सुरक्षित रूप से गिरना सिखाएं, क्योंकि गिरना सीखेगा जब भी वो कूदना सीखेगा। यहाँ पर अपन को कुछ अलग अलग वातावरण बताएं जिससे कि वो बच्चा कूद सकता है। जैसे 8 इंच की सीढ़ी से नीचे कूदो, इसके बाद 12 इंच, इसके बाद 18 इंच, इसके बाद 24 इंच की बेंच से नीचे कूदो। इसी प्रकार इसी तरह कार्य गेंद फेंकने, घुमाने, पहुंचने और खींचने जैसी गतिविधियों का विश्लेषण करता है। ऐसे नहीं आप शुरुआत में इसको ज़्यादा ऊंचाई से कूदा दें तो वो आप असफल हो जाएगा। सबसे पहले आप 8 इंच, फिर 12 इंच, फिर 18, फिर 24 इंच। हल्के मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए शारीरिक शिक्षा की योजना किस प्रकार से अपन बना सकते हैं। शारीरिक शिक्षा की योजना बनाते समय अपन को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। कौन कौन सी, उनके मोटर कौशल का अपन को ध्यान रखना है, शारीरिक फिटनेस प्रदर्शन का ध्यान रखना है, सामाजिक परिपक्वता स्तर का ध्यान रखना है, समर्थन और आवश्यक संशोधनों का स्तर, पाठ्यचर्या संबंधी विचार, किसी भी प्लेसमेंट को अंतिम नहीं माना जाना चाहिए और समय समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इन सब चीज़ों का अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद अपन को यहाँ पर
कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से विकसित और कार्यान्वित किया जाए तो आप महत्वपूर्ण सुधार देखें। यदि ये सारे कार्यक्रमों को यदि आप अच्छे ढंग से क्या है संपन्न कर देंगे तो आपको ये सुधार जो है यहाँ पर दिखेंगे। कौन कौन से सुधार यहाँ पर दिखेंगे आपको? शारीरिक फिटनेस के महत्व के बारे में बताएं, प्रदर्शित करें। एक शिक्षक को व्यायाम में वर्कआउट करते हुए देखने से एक छात्र को ये समझने में मदद मिलती है कि वे दौड़ना और लचीलेपन वाले व्यायाम मज़ेदार है। अब एक शिक्षक है वो व्यायाम कर रहा है तो व्यायाम से जब वो बच्चा जो है उसको देख रहा है तो उसको भी उससे क्या होती है, प्रेरणा मिलती है। कार्य को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें। प्रत्येक बच्चे के कामकाज के स्तर के अनुसार निर्देश की मात्रा निर्धारित करें। दोहराव और विस्तारित अभ्यास आवश्यक है। कार्य को अपन को क्या करना है कि बार बार उसका दोहरान करना है। क्या करना है? बार बार दोहरान करना है। सफलता के लिए लक्ष्य और मानदंड स्थापित करने। सुधार के लिए ग्राफिक चित्र समूह के बाकी सदस्यों द्वारा सराहना। उपलब्धि के प्रत्येक चरण के बाद सितारे और अन्य टोकन जैसे भारी प्रेरक आपको प्रदान करने हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए बार बार प्रशिक्षण आपको करना है, छात्रों में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है ना? यदि नहीं हो रहा है तो उसको कार्यक्रम में आप संशोधन कर सकते हैं। माता पिता और परिवार की भागीदारी के माध्यम से रखरखाव और सामान्यीकरण सुनिश्चित कर सकते हैं। उन्हें लगातार फीडबैक देना है। ठीक है ना? फिटनेस रूटीन के साथ साथ संतुलित आहार की आवश्यकता पर भी अपन को जोर देना है कि वो संतुलित आहार ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। प्रतिदिन 20 से 30 मिनट का विकासात्मक कार्यक्रम प्रदान करें जो शक्ति, लचीलेपन और सहन शक्ति में योगदान देता है। अपन को रोजाना ही 20 से 30 मिनट तक का कार्यक्रम विकास से संबंधित होना चाहिए जिससे कि बच्चों के अंदर शक्ति, लचीलेपन और सहन शक्ति में उसको योगदान उससे मिलता है। इसमें अपन कुछ गतिविधियां और अनुकूलन यहाँ पर जो आपको दिए गए हैं, जैसे गेंद फेंकने की गतिविधि कर सकते हैं आप। एक पंक्ति में एक पीछे एक खड़ा करें। पहले बच्चे को दूर खड़े साथी को सॉफ्ट बॉल फेंकने के लिए 3 मौके दिए। मतलब लाइन में आपने बच्चों को खड़ा कर दिया, एक बच्चा इधर से और वो दूसरे को क्या कर रहा है, गेंद फेंक रहा है। ठीक है ना? फिर आज से वापस उसको अपन दोबारा से वो बच्चा उसको देगा। मतलब 3 प्रयास अपन को एक बच्चे को देने हैं। यदि वो नहीं हो रहा है तो अपन देखो दूरी कम कर सकते हैं, गेंद का आकार और बनावट बदल सकते हैं। जैसे बच्चे इस कार्य को करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं तो अपन इसमें बदलाव कर सकते हैं। ट्रैक और फील्ड इवेंट दौड़ने के लिए सिंगल दिए जाने से पहले हाथों और पैरों की स्थिति को प्रशिक्षित करने के लिए हाथ और पैरों की रूपरेखा को चिन्हित करें जहां छात्र को उन्हें रखना है। अपन क्या दौड़ वगैरह भी करा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले दौड़ की तैयारी के लिए बच्चों को हाथों और पैरों की स्थिति को प्रशिक्षित किया जाए कि आपको किस प्रकार से अपन को एक्टिविटी करानी है और पैर कहाँ पर और कैसे रखना है। ठीक है ना? अपन बॉल बॉल प्राथमिक स्तर पर जैसे खिलाड़ियों को 6 के समूहों में विभाजित कर दें। वे 4 फीट की दूरी पर एक दीवार के लंबवत पंक्ति में खड़े हैं। दीवार से 3 से 8 फीट की दूरी, हर फुट की दूरी चिन्हित करें। मतलब बच्चे को क्या है कि दीवार पर क्या करना है कि हर फीट पर एक दूरी पर उसको चिन्हित करना है। ठीक है ना? पहली पंक्ति में पहला बच्चा गेंद को दीवार से 3 बार फेंकता है और पकड़ता है। दीवार से अपन को गेंद को फेंकना है और उसको वापस पकड़ना है। ठीक है ना? फिर अगले निशान की ओर बढ़ना है। थ्रो और कैच को दोहराता है। यदि वह चूक जाता है तो वह पंक्ति के अंत में चला जाता है। अगले खिलाड़ी को उसकी बारी मिलती है। यदि वो नहीं कर पाता है ऐसा तो हम उस बच्चे को लाइन में पीछे कर देंगे और दूसरे बच्चे को इसकी बारी दे देंगे। तो इस प्रकार से भी अपन ये काम कर सकते हैं। नंबर 4, संतुलन गतिविधि जैसे पुस्तकों का संतुलन, बीम पर संतुलन। यदि बच्चे के पास सीमित संतुलन है, कैसे? कुर्सी, दीवार, बीम का सहारा प्रदान कर दें उसको। उसे आधार बढ़ाना, हथियार फैलाना सिखाएं। गैर फिसलन वाली सतहों का उपयोग करें जहां पर बच्चा फिसले नहीं। सुरक्षित रूप से गिरना सिखाएं, आराम से वो कूद सके। उसे साथियों का हाथ पकड़ने की अनुमति दें। अपने साथियों का वो हाथ पकड़ ले, इसकी भी अपन को क्या देनी है, अनुमति देनी है। अब रस्सी कूदने की प्रक्रिया भी इसके अंदर आती है। रस्सी को नीचे रखकर ऊंचाई कम करें। चमकीले रंग की रस्सी का उपयोग करें। वास्तविक गतिविधि से पहले विभिन्न ऊंचाइयों में कूदने का अभ्यास प्रदान करें। ये 3 चीज अपन को रस्सी कूदने में ध्यान रखनी होती है। लक्ष्य गतिविधियों, खाली डिब्बों को पिरामिड की तरह ढेर करें। प्रत्येक बच्चे को निशाना लगाने और डिब्बों पर प्रहार करने के 3 मौके दें। अपन जो डिब्बा होते हैं हमारे पास में उनकी पिरामिड बना सकते हैं, एक के ऊपर एक डिब्बा अपन रख सकते हैं। इसके बाद में बच्चों को निशाना लगाने के लिए अपन कह सकते हैं, तो बच्चे उनमें क्या है निशाना लगाएंगे और उनको कितने 2 से 3 मौके अपन बच्चों को दे सकते हैं।
इसके बाद अपन टीम गेम, मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए टीम गेम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। टीम गेम मतलब कोई भी गेम हो उसको अपन क्या है कि एक टीम के द्वारा भी अपन कर सकते हैं। टीम के द्वारा मतलब उनको एक समूह में अपन बांट सकते हैं और समूह में बांट करके कोई भी एक खेल के बारे में उनको बता सकते हैं और उस खेल को अपन उस समूह के द्वारा या टीम वर्क के द्वारा अपन संपन्न करा सकते हैं। ये आपकी दूसरी यूनिट जो है यहाँ पर समाप्त हो जाती है और दूसरी यूनिट के बाद में अपन तीसरी यूनिट को नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। तब तक आप इसको तैयार करें, नेक्स्ट वीडियो आपको तीसरी यूनिट की बनाकर भेज दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।